इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 23। अभी तक आपने पढ़ा। बुआ जानबूझकर त्रिशा से बोलती है। देवर भाभी के बीच क्या इशारे हो रहे हैं, इस बारे में घर वालों को भी तो पता होना चाहिए। त्रिशा मुस्कुरा कर, कुछ भी तो इशारे नहीं हो रहे बुआ जी। बुआ जी, अच्छा, इसका मतलब मेरी ही आंखें खराब है। अब आगे। त्रिशा मुस्कुरा कर, बुआ जी आपकी आंखें खराब नहीं है, आपकी आंखें सही है। सिद्धार्थ कह रहा है कि उसे मेरी पसंद के लड़की से ही शादी करनी है। बुआ जी अजीब तरह से मुस्कुराकर, हाँ क्यों नहीं, सिद्धार्थ तो उसी लड़की से शादी करेगा ना जिसे तुम उसके लिए पसंद करोगी। सबको अपनी उंगली पर जो नचा रखी हो। बुआ जी फिर एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखकर, बेचारा मजबूर हो गया है तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए। सिद्धार्थ बुआ जी से, बुआ जी मैं हमेशा से ही भाभी की पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, क्योंकि मेरी पसंद और भाभी की पसंद एक ही लड़की है। यह सुनकर देविका जी और दादी माँ तो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन बुआ का मन बन जाता है। बुआ जी अपने मन में सिद्धार्थ से, तू तो अपनी भाभी साइड लेगा ही, पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, देवर भाभी का रिश्ता है या उससे भी बढ़कर है, इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूँगी। अब सबको पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ और गिनी की शादी होने वाली है। एक शाम को दादी माँ देविका जी और त्रिशा गिनी के घर शगुन लेकर जाती है। गिनी की मम्मी बहुत खुश थी कि गिनी की इस शादी इतने बड़े खानदान में हो जाने जा रही है। उन्हें पहले से पता था सिंघानिया परिवार के बारे में, क्योंकि वह कई बार वहाँ गई भी थी। गिनी की मम्मी उन सबका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। गिनी की मम्मी अपने दोनों हाथ को जोड़कर दादी माँ से, गिनी की मम्मी, मेरी गिनी को ज़्यादा घर परिवार के बारे में पता नहीं है माँ जी, उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसे सब कुछ समझने के लिए टाइम दीजिएगा। मेरी गिनी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। दादी माँ गिन्नी की मम्मी के हाथ को पकड़कर, दादी माँ बेटा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए गिन्नी के लिए, शादी के बाद वह हमारी जिम्मेदारी है, और वैसे भी त्रिशा है ही उसके साथ सब कुछ समझाने के लिए। फिर मुस्कुराकर दादी माँ मजाक करती हैं, दोनों दोस्त अब रिश्ते में देवरानी जेठानी बनने वाली हैं, ऐसे में दोनों ही एक दूसरे को ज़रूर समझेंगे। ये रिश्ता दोनों के लिए एग्ज़ाम की तरह है, देखना है ये कि इन दोनों की दोस्ती किस तरह से थी, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए या सच में दोनों एक दूसरे के लिए जान तक देने की बात करती हैं। वैसे दोस्ती अब ये देखना है कि दोनों अपने देवरानी जेठानी के रूप में एक दूसरे को कैसे हैंडल करते हैं। दादी माँ की बात सुनकर त्रिशा और गिनी एक दूसरे को देखने लगे। गिनी अपने हाथ में त्रिशा के हाथ को लेकर, दादी माँ हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि कोई भी हम दोनों के बीच गलत फहमी पैदा नहीं कर सकता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। बचपन से लेकर अब तक हमारी दोस्ती में आज तक कभी भी दरार नहीं आई। स्कूल और कॉलेजों में हमारे दूसरे फ्रेंड के हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, फिर भी हम उनके किसी भी बातें से में नहीं आए थे, तो भला आज क्यों हम किसी के कुछ भी कहने पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होंगे। त्रिशा भी गिन्नी के बात पर मुस्कुरा देती है। दादी माँ बंके बिहारी जी को याद करते हुए अपने दोनों हाथ को जोड़ लेती है। दादी माँ बंके बिहारी जी, आप इस तरह से हमारे घर परिवार के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार बनाए रखिए, ताकि कोई बाहर का आकर इनका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। इसी तरह से दिन गुजरता गया और देखते ही देखते 5 महीने बीत गए। त्रिशा के बाबा अपने घर चले गए थे। विक्रम ने उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया था। सिद्धार्थ और गिनी भी अब एक दूसरे से कुछ ज़्यादा बातें कर लेते थे, लेकिन गिनी को अभी तक सिद्धार्थ से प्यार नहीं हुआ था। वो सिर्फ अपने मम्मी की वजह से सिद्धार्थ से शादी करने के लिए रेडी हुई थी। पूरब और सिद्धि के बीच अब बहुत कुछ शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन अभी तक कोई भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। सिद्धि को भी 7वां महीना लग चुका था, जिस वजह से उसका पेट दिखने लगा। पूरब सिद्धि का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। विक्रम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था कि उसके मोबाइल पर कॉल आता है। विक्रम कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ की बात सुनकर विक्रम खुश होकर, विक्रम आप सच बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या सच में विधि को होश आ गई है? डॉक्टर जी, मिस्टर सिंघानिया, उन्हें होश आ गई है और वह आपसे मिलना चाहती है, आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। त्रिशा भी रूम में थी और उसने भी विक्रम की बातें सुन ली।
इसलिए त्रिशा विक्रम के पास आते हुए, त्रिशा, विक्रम जी, क्या सच में विधि को होश आ गई है? विक्रम खुश होकर जल्दी से अपने ब्लेजर को पहनता है। विक्रम, हाँ त्रिशा, डॉक्टर ने कॉल कर बताया है कि अभी अभी विधि को होश आई है और वह मुझसे मिलना चाहती है। त्रिशा, आप जल्दी जाइए हॉस्पिटल। विक्रम जी, विक्रम अपने पर्स और मोबाइल को रखते हुए प्यार से त्रिशा को समझाता है। विक्रम, त्रिशा तुम रूम में ही आराम करना, रूम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी चाहिए तुम रूम में ही मंगा लेना, गुलाबों को बोलकर। त्रिशा मुंह मुस्कुराकर, विक्रम जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। विक्रम त्रिशा के पास आकर उसके दोनों गाल पर किस करता है, नीचे घुटने पर बैठकर त्रिशा के पेट पर भी किस कर देता है। विक्रम त्रिशा के पेट पर हाथ फेरते हुए अपने अजन्मे बच्चे से, विक्रम, मामा को ज़्यादा परेशान मत करना बच्चा, जब देखो तब अपने लात मार माँ को मारते रहते हो। विक्रम इतना बोल पाया था कि सच में त्रिशा के पेट में हलचल होती है। त्रिशा जोर से हंसते हुए, लगता है आपके बेटे ने आपकी बात सुन लिया मिस्टर सिंघानिया, इसीलिए आपको जवाब दे रहा है कि उसे भी उसकी मम्मा की फिक्र है। विक्रम एक बार फिर अपना होठ त्रिशा के पेट पर रख देता है। विक्रम, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, इसलिए तो मेरी उसने बात सुन लिया और समझ भी लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। त्रिशा भी हाँ में सर हिला देती है। दूसरी तरफ विक्रम कुछ ही देर में अस्पताल पहुँच जाता है, सीधा विधि के वार्ड की तरफ चला जाता है। वार्ड के अंदर एक हलचल सी थी। दोनों डॉक्टर और कुछ नर्स वहां पर आपस में बात कर रहे थे। एक नर्स दूसरी नर्स से बोल रही थी, कितने दिनों बाद बेचारी कोमा से बाहर आई है, मुझे तो एक पल में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि फिर मैं डॉक्टर को बुलाई। डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें भी पता चला कि पेशेंट को होश आ रहा है। बहुत कुछ सहा है इन्होंने आज तक। उसी समय विक्रम वार्ड के अंदर चला जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि पेशेंट होश में आ गई है, कुछ कमजोरी की वजह से उसे हमने नींद की दवा देनी पड़ी, वह ठीक से आराम करेगी तो कुछ दिनों में पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। विक्रम विधि को देखता है, उसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क निकाला गया था। विक्रम विधि को देखकर उसके दिल में टिस से उठती है। धीरे से उसके पास से चलकर उसके सिर को सहलाता है। विक्रम, अब तुम ठीक हो गई हो तो एक ना एक दिन वरुण भी ठीक हो जाएगा। तुम दोनों अब तक बहुत कुछ सहा है लेकिन अब नहीं। विक्रम डॉक्टर से पूछता है कि क्या हम इनको घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर जी, आप इनको घर ले जा सकते हैं, कुछ समय लगेगा इनको पहले की तरह नॉर्मल होने में। करीब 2 घंटे बाद विधि को होश आती है। धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। नर्स, प्लीज़ धीरे धीरे आंखें खोलिए। विधि धीरे धीरे आंखें खोलती है और सामने खड़े विक्रम को देखती है। उसको देखकर उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। विक्रम जल्दी से विधि के बेड के पास बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू साफ करता है। विक्रम, बस कर, अब बिल्कुल भी रोना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। विधि धीरे से अकलाते हुए अपने मुंह से वरुण का नाम लेती है। विधि, वरुण कैसा है? वो ठीक है तो है ना? विक्रम, वरुण ठीक है और अगर वह ठीक नहीं होगा तो तू है ना, तू उसे ठीक करेगी। बोल विधि, तू वरुण को ठीक करेगी ना? विधि धीरे से हाँ में सर हिला देती है। विधि विक्रम से पूछना बहुत चाहता थी लेकिन विक्रम ने उससे साफ मना कर दिया था बोलने से। विक्रम, पहले तू पूरी तरह से ठीक हो जा, फिर तुझे जो कुछ भी पूछना है पूछ लेना है, मैं तेरे सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं अभी डॉक्टर से बता करता हूँ तेरे रिसर्च के लिए, फिर हम घर चलेंगे। विधि हल्की मुस्कान के साथ सिर हाँ में हिला देती है। दूसरी तरफ एक लड़की जयपुर एयरपोर्ट के बाहर आती है, अपने लगेज को संभालती हुए टैक्सी के पास जाती है। लड़की टैक्सी वाले को, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे सिंघानिया विला छोड़ सकते हैं? टैक्सी ड्राइवर ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी नीयत फिसलने लगी। ललचाई नज़रों से उसे देखते हुए टैक्सी ड्राइवर, मैडम जी, आप जहाँ भी कहेंगे हम उधर ही आपको छोड़ देंगे। लड़की खुश होकर, ठीक है तो फिर मेरे सामान को डिक्की में डाल दीजिए। टैक्सी ड्राइवर इधर उधर देखकर, मैडम जी आप अकेली हैं क्या? लड़की, जी मैं अकेली आई हूँ। टैक्सी ड्राइवर ये सुनकर खुश हो जाता है। जल्दी से उसने सामान को डिक्की में डाल देता है। उससे बैठाने को बोल कर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। कुछ दूर चलने के बाद उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि यह तो उसके घर जाने का रास्ता नहीं है, दूसरे तरफ का रास्ता है। लड़की टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, भाई यह तो सिंघानिया विला जाने का रास्ता नहीं है, आप किसी रास्ते से मुझे लेकर जा रहे हैं और ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को फुल स्पीड में बढ़ा देता है और उस लड़की से झूठ बोलता है कि यह शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से जाने तो जल्दी पहुँच जाएंगे। उस लड़की को टैक्सी ड्राइवर का हाव भाव कुछ अजीब लगा। लड़की, देखिए आप टैक्सी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। टैक्सी ड्राइवर ललचाई नज़रों से उस लड़की के बदन को मिरर से ही घूर रहा था। उस लड़की ने जल्दी से अपने मोबाइल में कुछ नंबर डायल करती है। करीब 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए टैक्सी के पास पहुंच जाती है। टैक्सी ड्राइवर जान जाता है कि पुलिस उसे ही पकड़ने के लिए आए हैं तो कुछ ड्राइवर
मिनट में ही उसके साथ क्या हुआ उसे पता नहीं चला। पुलिस वाले ने उसे पकड़ कर ले गए। एक पुलिस वाले ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उस लड़की ने हिम्मत करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और टैक्सी ड्राइवर जैसे गंदे नज़र रखने वाले को उसकी औकात दिखा दिया। वह लड़की भी मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक यू बोलती है। पुलिस वाला अपने लेडी कांस्टेबल को बोलकर उस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुँचाने को बोलता है। लेडी कांस्टेबल उस लड़की को उसके घर तक ड्रॉप कर देती है। पुलिस के कार से एक लड़की को बाहर निकलते देख गेट पर खड़ा गार्ड उसे घूर कर देख रहा था। अपने लगेज को लेकर वह गेट लड़की के पास खड़े गार्ड से लड़की अपने एटीट्यूड को दिखाते हुए चल गेट खोल खड़ा होकर घूर क्या रहा है। गार्ड जी हमने आपको पहचाना नहीं और ना ही पहले आपको कभी यहाँ आते देखा है। हम सर या मैडम को पहले पूछ लेते हैं फिर आपको अंदर जाने देंगे। उस गार्ड की ऐसी बातें सुनकर वह लड़की गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ लेती है। नियति अपने दांत पिसते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई। नियति सिंघानिया को उसके घर में के अंदर जाने से रोकने की चल चुपचाप गेट खोल नहीं तो मैं भाई से तेरी शिकायत कर दूंगी। गार्ड डर जाता है और गेट को खोल देता है। नियति उसे एक कातिल लुक देकर गेट के अंदर चली जाती है और उस गार्ड को सामने को अंदर लाने को बोल देती है। कुछ देर पहले ही विक्रम विधि को हॉस्पिटल से लेकर आया था। हॉल में बैठकर विधि से बात कर रहे थे कि वह कैसा महसूस कर रही है। विधि दादी माँ को पहले से जानती थी इसलिए उनसे बातें कर रही थी। वहीं देविका जी भी विधि से बड़ी प्यार से बात कर रही थी। त्रिशा इस वक्त सो रही थी जिस वजह से उसे कुछ पता नहीं था कि विक्रम विधि को लेकर घर आया है। क्रिस अभी स्कूल से नहीं आया था। विक्रम विधि के हालत के बारे में सभी को बता रहा था क्योंकि विधि अभी कोमा से बाहर आई थी इसलिए उसे ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं थी। उसी समय घर की बेल बजती है। गुलाबो आकर दरवाज़ा खोलती है। सामने एक लड़की को देखकर उससे पूछती है कि आपको किससे मिलना है। नियति गुलाबो को धक्का देकर घर के अंदर चली आती है। गुलाबो एक रिएक्शन के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं थी जिस वजह से वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। गार्ड जो नियति के पीछे पीछे उसका सामान लेकर आया था सामान को वहीं रख कर आगे गुलाबो को सहारा देकर खड़ा करता है। नियति सीधे हॉल में चली जाती है और जहाँ पर विक्रम और बाकी घर वाले बैठे बात कर रहे थे नियति दौड़ कर जाती है और अचानक से विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम को पहले कुछ समझ नहीं कि ये अचानक क्या हुआ। फिर उसने कानों में नियति की प्यारी आवाज़ सुनाई दी। नियति खुश होकर विक्रम के गले से लग कर आई मिस यू भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। विक्रम भी मुस्कुराकर मेरी नींव वापस आ गई अपने भाई के पास। नियति विक्रम से दूर होकर हाँ भाई अब आपकी नींव हमेशा के लिए अपने भाई के पास वापस आ गई है। फिर नियति की नज़र विधि पर जाती है। उसे लगा कि विक्रम ने विधि से शादी कर ली है क्योंकि कुछ साल पहले विक्रम ने विधि को कुछ तस्वीर उसके पास भेजा था। नियति विधि को देखकर वाह भाई आपने शादी कर ली है भाभी से। अपने भाभी का नाम बताया क्या था। इतना बोलकर नियति याद करने लगी क्या नाम बताया था आपने जो वी शब्द से कुछ शुरू होता है। फिर उसी समय विधि का नाम याद आती है। हाँ आपने विधि नाम बताया था। नियति की बात सुनकर सब चुप होकर एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम कुछ बोल पाता उससे पहले ही नियति दादी माँ के पास चली जाती है। नियति दादी माँ के गले लगकर दादी माँ आप पहले से कितनी बुढ़ी हो गई हैं। लगता है आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। दादी माँ घुटने हो रही थी नियति से। इस तरह से गले लगने पर नियति को खुद से दूर करके दादी माँ नियति तुम नियति ही हो ना। नियति बिना भाव के उनके बगल में बैठ जाती है। नियति हाँ नियति हूँ लेकिन मुझे नियति नाम पसंद नहीं है। मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे न्यू कहकर बुलाते हैं इसलिए आप सभी मुझे न्यू कहकर भी बुलाइएगा। नियति की नज़र देविका जी पर जाती है। उनकी नज़र अंदाज कहते हुए नियति उठकर विधि के पास आकर बैठ जाती है। विधि तो अब तक सदमे में ही थी क्योंकि नियति ने उसे भाभी कहकर बुलाई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़की कौन है जो उसे भाभी कहकर बुला रही है। दादी माँ को नियति का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसने अपने मम्मी से एक बार भी बात नहीं की। देविका जी का चेहरा उतर सा गया था। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। दादी माँ देविका का चेहरा देख लिया था। नियति विधि से उसके हाथ को पकड़कर भाभी आप इतना वीक क्यों लग रही हैं। फिर वह देविका जी को देखकर लगता है यहाँ पर आपको ठीक से खाने नहीं मिलता है। आप विकी भाई से क्यों शिकायत नहीं करते हैं। ये आपका भी घर है। आप जब चाहे कुछ भी बाहर से मंगा कर खा सकती हैं। किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि विक्रम को भी कुछ कहने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर भी नियति के बात को करते हुए विक्रम बोलता है विक्रम न्यू तू पहले सांस तो ले इतनी जल्दी सब कुछ बोले जा रही है। मेरी बात तो ध्यान से सुन ले। विधि तुम्हारी भाभी नहीं है। मैंने किसी और से शादी की है। नियति अपनी आंखें सिकुड़ कर विक्रम से लेकिन भाई कुछ साल
कल पहले तो आपने इन्हीं की तस्वीर मेरे पास भेजी थी और आप बोल रहे थे कि न्यू देखना तुझे ये लड़की पसंद आई है कि नहीं, तेरे भाभी के रूप में फिर मैंने आपको बोला था कि मुझे पसंद है, आप इन्हीं से शादी करना। फिर आप विधि से शादी क्यों नहीं की भाभी? विक्रम अपनी जगह से उठकर नियति के हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए, विक्रम न्यू पहले तू अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जा, फिर हम बात करते हैं। इतनी दूर से ट्रेवल करके आई है, तू थक गई होगी और आने से पहले तू मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं तुझे एयरपोर्ट रिसीव करने चला जाता। नियति भाई, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने आने के बारे में आपको बताया नहीं। विक्रम नियति को उसके रूम की ओर ले जाता है कि उसकी नज़र त्रिशा पर चली जाती है, जो सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी। अब तक त्रिशा नियति को देख चुकी थी और उसके आवाज़ को भी पहचान चुकी थी। 5 महीने पहले दोनों मैलानी में मिले थे। नियति जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, वह भी त्रिशा को देख लेती है, वह भी त्रिशा को पहचान जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक बार तो नियति को कुछ समझ नहीं आती है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसके घर पर विक्रम नियति के हाथ को पकड़कर सीढ़ियों की तरफ ले जाता है। त्रिशा के सामने रुककर नियति को बताता है कि यह त्रिशा है, तुम्हारी भाभी। त्रिशा मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। वह नियति उसे अजीब नज़रों से देखती है। नियति अपने भाई की तरफ मुड़कर, भाई आपको कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? इस बहन जी टाइप की लड़की से आपको शादी करनी थी, इससे अच्छा तो आप विधि से शादी कर लेते। विक्रम गुस्सा आ रहा था नियति के बिहेवियर पर, लेकिन वह अभी उसे कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसे लेकर उसके रूम में चला जाता है। विक्रम नियति के रूम में मैं हमेशा तेरे कमरे में के साफ़ सफाई कर के लिए तेरे लिए हमेशा सर्वेंट को बोल देता था, इसलिए तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे या घर पर किसी को भी बोल सकती है। अब तो फ्रेश होकर आराम कर, बाद में मिलते हैं। नियति हाँ में सर हिला देती है। विक्रम नियति के रूम से बाहर चला जाता है। त्रिशा अभी भी सीढ़ियों के पास खड़ी नियति के बारे में सोच रही थी। त्रिशा अपने मन में यही विक्रम जी की बहन नियति ही दी है, इसलिए मुझे मनाली में उसे पहचानना चाहिए, पहचाना सा एहसास हो रहा था। नियति दी इतने महीने से इंडिया में थी तो जयपुर क्यों नहीं आ रही थी? और वो लड़का जो उस समय दी के साथ था, जो दी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था, क्या वो लड़का नियति की दी का बॉयफ्रेंड है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नियति दी तो इतनी खूबसूरत है और वह लड़का पता नहीं कहाँ से आया है। इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं है उसके अंदर। त्रिशा यही सब बातें सोच रही थी कि विक्रम उसके कंधे पर हाथ रख देता है। त्रिशा पलटकर विक्रम को देखती है। विक्रम, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैंने विधि को घर ले आया हूँ। वह देखो दादी माँ के पास बैठी हुई है, अभी थोड़ा कमजोरी है उसे, लेकिन धीरे धीरे पहले की तरह हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें विधि से मिलवाता हूँ। त्रिशा, नियति दी अब कब आई विक्रम जी? विक्रम मुस्कुराकर, अभी कुछ देर पहले ही आई है। विक्रम अपनी नज़रें चुराते हुए, सॉरी त्रिशा, न्यू की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नियति को गलतफहमी हो गया था, विधि को वह तुम्हें समझ रही थी। दरअसल कुछ साल पहले मैंने विधि की तस्वीर इतना बोल पाया था कि त्रिशा उसे आगे कुछ भी बोलने से रोक देती है। त्रिशा, मैं समझ सकती हूँ विक्रम जी, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुस्कुराकर, आप मुझे अपने दोस्त से नहीं मिलवाएंगे? विक्रम त्रिशा के हाथ को पकड़ विक्रम मुस्कुराकर त्रिशा से, त्रिशा इससे मिली, ये विधि है और विधि यह त्रिशा है, मेरी वाइफ। त्रिशा मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। वहीं विधि भी मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। विधि मुस्कुराते हुए, विकी तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने शादी कर लिया है और इतनी प्यारी दोस्त मुझे मिलने वाली है, लगता है आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। विकी त्रिशा को सोफे पर बिठाते हुए, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है विधि, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। अब तो तुम यहीं रहने वाली हो, धीरे धीरे सब जान जाओगे और मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, काफ़ी देर हो गया है तुम्हें बैठे हुए। उसी समय सबके कानों में एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो जागते हुए त्रिशा के पास आ रहा था। क्रिस दौड़कर त्रिशा के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्रिस अपनी प्यारी आवाज़ में, भैया आपको पता है क्लास में सभी बच्चे मेरी तरफ कर रहे थे और टीचर भी, मैंने सबको पोएम जो सुनाया था कल आपने मुझे याद करवाया था, वही पोएम की मैं बात कर रहा हूँ। त्रिशा भी खुश होकर क्रिस के माथे पर किस कर लेती है। त्रिशा, मेरा किस भी बहुत होशियार, इसलिए सबको तो तारीफ करनी ही थी।
क्रिस और त्रिशा की बातें सुनकर सब खुश हो रहे थे और वहीं विधि को कुछ हो रहा था क्रिस को देखकर। क्रिस की शक्ल सूरत वरुण की ही तरह लग रहा था और उसका नाम क्रिस भी था। विधि एक नज़र विक्रम को देखती है। विक्रम आंखों के इशारे से हाँ बोलता है तो विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ देविका जी और त्रिशा भी विधि को देखती है। उसके आंखों से आंसू को देखकर त्रिशा क्रिस से बोलती है। त्रिशा मुस्कुराकर क्रिस के बगल को ठीक करते हुए, त्रिशा क्रिस आप उस आंटी को देख रही हैं जो दादी माँ के पास बैठी हुई हैं। क्रिस एक नज़र विधि को देखता है। हाँ मैया, वो कौन है? विधि त्रिशा को इशारे से क्रिस को अभी कुछ भी बताने से मना करती है। क्रिस भी सवाली नज़रों से विधि को देखते हैं। विक्रम क्रिस से, वो मेरी दोस्त है क्रिस बेटा, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। क्रिस खुश होकर, अच्छा, जिस तरह से मैं और राधिका एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ठीक वैसे ही ना पप्पा? विक्रम, हाँ अच्छा, अब आप गुलाबों के साथ अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। क्रिस, लेकिन पापा गुलाबो दीदी क्यों? कविता दी कहाँ है? क्या कविता दी अभी तक घर से वापस नहीं आई है? कविता दी तो बोल रही थी कि आज शाम तक घर आ जाएंगी। त्रिशा मुस्कुराकर, आज शाम तक वापस आ जाएंगी। गुलाबो क्रिस को लेकर उसके रूम में चली जाती है। विधि नम आंखों से क्रिस के जाते हुए देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा इतना बड़ा हो गया है। कुछ देर बाद विधि रूम में आराम कर रही थी। वहीं अभी भी कमज़ोर थी, जिस वजह से त्रिशा और विक्रम ने उसे उसके रूम में आराम करने को बोल दिया था। कविता जब वापस आई तो उसे पता चला कि उसकी मैडम को होश आ गई है और उस वक्त यही है सिंघानिया विला में, तो वह उनसे मिलने उनके रूम में जाती है। धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। विधि इस वक्त सो रही थी। यह देखकर कविता थोड़ी देर रुक कर वापस आने के लिए मुड़ती है तो विधि अपनी आंखें खोल देती है। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे को देखती हैं। विधि कविता को देखकर उठने की कोशिश करती है। कविता आगे आकर विधि को पकड़कर उसे बेड से टिका कर पिलो को उसके सिर के पीछे करती है। कविता आंखों में आंसू लिए, मैडम आप ठीक हो गई हैं, पंके बिहारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आपको ठीक कर दिया। विधि कमज़ोर आवाज़ में आंखों में आंसू लिए, विधि थैंक यू सो मच कविता, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सही सलामत है, अगर उस वक्त तुम नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्रिस कहाँ होता। कविता अपने दोनों हाथों को जोड़कर, मैडम आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं, यह तो मेरा फ़र्ज था और उस घर का नमक खाया था, उसका हक तो अदा करना ही था किसी न किसी दिन। अगर आप थैंक यू बोलना ही चाहती है तो विक्रम सिंघानिया जी को बोलिए, उन्होंने ही क्रिस बाबा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और अगर मिस्टर सिंघानिया नहीं होते तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। और साथ ही साथ त्रिशा मैडम और पूरे घर वालों ने क्रिस बाबा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। कविता फिर मुस्कुराकर, आपको पता है मैडम, त्रिशा मैडम क्रिस बाबा को अपने ही बच्चे की तरह प्यार करती है। दोनों की बॉन्डिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों सब से अलग के माँ बेटे हैं। कुछ क्रिस बाबा भी त्रिशा मैडम को मैया मोड़ी कह कर बुलाते हैं। आज क्रिस बाबा सही सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ त्रिशा मैडम की वजह से ही। विधि मुस्कुराकर, हाँ तुम सच कह रही हो कविता, मैंने देखा है दोनों को एक दूसरे से बातें करते हुए। बाहर का कोई कह नहीं सकता कि दोनों में माँ बेटे का रिश्ता नहीं है। क्रिस को त्रिशा का ही बेटा समझेंगे। कविता विधि को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता देती हैं। क्रिस से तरह से विक्रम ने उन सब का ख्याल रखा। विधि, विक्रम का कर्ज हम लोग कभी नहीं चुका पाएंगे, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पता नहीं वरुण को कब होश आएगा। कविता, साहब भी बहुत जल्द होश में आ जाएंगे मैडम, जिस तरह से आप होश में आई हैं उसी तरह से। दूसरी तरफ त्रिशा अपने कमरे में नियति के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्रम को नियति के बारे में बताए या नहीं, कि उसने नियति दी से मालानी में मिली थी और वो वही लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड को हम लोगों ने पुलिस से अरेस्ट करवाए थे। विक्रम रूम में आकर त्रिशा को कुछ सोचते हुए देखकर उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। विक्रम की खुशबू महसूस कर त्रिशा विक्रम से, त्रिशा आप मिल आए नियति दी से। विक्रम मुस्कुराते हुए खुश होकर, हाँ, कितने दिनों बाद उसे देखकर ऐसा लगा रहा है जैसे नियति बहुत बड़ी हो गई है और साथ में समझदार भी। लेकिन उससे एक बात मुझे पसंद नहीं आ रही है। त्रिशा, कौन सी बात विक्रम जी? विक्रम, पहले न्यू प्यार से और मुस्कुराकर बात करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर ना ही मुस्कान है और ना ही उसके के बोली में मिठास है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह न्यू इतना कैसे बदल गई है। त्रिशा, तुम एक बार न्यू से बात करके देखो ना, शायद तुम्हारी बातों का कुछ असर हो उसके ऊपर। त्रिशा पीछे पलटकर विक्रम के चेहरे को देखकर, त्रिशा ठीक है, मैं नियति दीदी से बात करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। विक्रम मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है।
सिद्धार्थ अपने शाम को ऑफिस से घर आता है तो उसे भी पता चलता है कि उसकी नियति दी घर वापस आ गई है, इसलिए खुश होकर उससे मिलने के लिए मुस्कुराते हुए उसके रूम में चला जाता है। सिद्धार्थ खुश होकर नियति के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। कुछ देर बाद नियति रूम का दरवाज़ा खोल देती है। सिद्धार्थ खुश होकर नियति के गले लग जाता है। सिद्धार्थ, नियति दी आप वापस आ गई, आई एम सो हैप्पी दी। आपको पता है हम सब ने आपको कितना मिस किया है। सिद्धि की शादी भी हो गई है और आप मासी बनने वाले हो। नियति गुस्से से सिद्धार्थ को खुद से दूर धकेल देती है। नियति, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? तुम्हें पता है ना कि मेरा एक ही भाई है और वह है विक्रम भाई। तुमको और सिद्धि को मैं नहीं जानती हूँ। कौन हो तुम और तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं अभी विक्रम भाई को बोलकर तुमको इस घर से बाहर निकलवाती हूँ। त्रिशा जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, सिद्धि के रूम से आवाज़ आते सुनकर त्रिशा के रूम की ओर चली जाती है। उसने भी नियति की सारी बातें सुन चुकी थी। वहीं सिद्धार्थ को नहीं लगा था कि उसके नियति दी उसे ऐसा कुछ बोलेगी। खामोश खड़ा नियति को देखे जा रहा था। त्रिशा रूम के अंदर चली जाती है। त्रिशा नियति से, नियति दी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए सिद्धार्थ जी के बारे में। सिद्धार्थ जी आपके छोटे भाई हैं और सिद्धि आपकी छोटी बहन है। ये दोनों भी सिंघानिया परिवार के खून हैं। इनका हक भी नहीं सिंघानिया परिवार के बराबर का हक है। नियति अपना हाथ दिखाकर त्रिशा को रोकती है। नियति अजीब तरह से मुस्कुराकर गुस्से में दांत पिसते हुए, नियति ओ हेलो, तुम होती कौन हो मुझे मेरा रिश्ता याद दिलाने वाली और इन दोनों भाई बहन के चापलूसी करने वाली? लगता है विकी भाई ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ाया हुआ है, इसलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है मुझे उलझने की। मैं अभी भाई से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। वह तुम दोनों तीनों की धक्का देकर इस घर से बाहर निकालेंगे। सिद्धार्थ को तो सदमा सा लग गया था। नियति के इस तरह की बातें सुनकर उसे नहीं लग रहा था कि उसकी नियति दी त्रिशा भाभी से भी इस तरह से बातें करेंगी। नियति रूम से बाहर जाने लगी कि त्रिशा उसे रोकती है। त्रिशा प्लीज़ नियति दी आप रुक जाइए। विक्रम जी आपके आने से बहुत खुश हैं। अगर उनको इन सब के बातों के बारे में कुछ पता चला तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। विधि का रूम नियति के रूम के बगल में थी। विधि ने भी उन सब की बातें सुन लिया था। उससे तो त्रिशा की समझदारी पर नाज हो रही थी। नियति ने जब त्रिशा की बातें सुनी तो उसे लगा कि उसने अपने भाई विक्रम के नाम लेकर उन दोनों को डरा दिया है, जिस वजह से उसे रोक रही है विक्रम के पास जाने से। नियति अजीब तरह से मुस्कुराकर, ठीक है मैं विक्रम भाई से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज के बाद इस लड़के को बोल दे कि मुझसे रिश्ता जोड़ने की दोबारा कोशिश ना करें। मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी से कुछ भी रिश्ता रखने का। मुझे सिर्फ मेरे भाई विक्रम से मतलब है और दादी माँ से। त्रिशा सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ उसे वहाँ से ले जाने लगी कि फिर दोनों के कान में नियति की आवाज़ आती है। नियति दोनों से उंगली दिखाकर, आज के बाद तुमसे कोई भी मेरे कमरे के आसपास नज़र नहीं आना चाहिए, ये मेरा आखिरी वार्निंग है। त्रिशा और सिद्धार्थ कुछ नहीं कहते, वहाँ से चले जाते हैं। सिद्धार्थ अपने रूम में सोफे पर बैठकर, भाभी नियति दी ऐसा कैसे हो सकती हैं? पहले भी ऐसे थी, मगर उस टाइम हम लोगों से थोड़ा बहुत बात भी कर लेती थी, लेकिन वह अब हम लोगों को ऐसा ट्रीट कर रही हैं जैसे हम लोग उनके दुश्मन हैं। देविका जी भी रूम में आ जाती हैं। उन्होंने भी नियति की सारी बातें सुन लिया था। देविका जी उदासी से सिद्धार्थ को देखकर, देविका जी बचपन से ही दोनों भाई बहन माँ जी और पापा जी के सिवाय किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। विक्रम हमेशा नियति को हम चारों से अलग रखने की कोशिश करता। विक्रम तो अखिल से भी बात नहीं करते थे। विक्रम के मन में ये बात घर कर गई थी कि मैं उनके मॉम की जगह को ले लिया है, इसलिए उसने कभी भी आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखा। और साथ में नियति को भी अक्सर समझाता था कि दादी माँ और दादी जी से ही उनके सब कुछ है। एक बार तो सिद्धि जब छोटी थी तो वो सीढ़ियों से गिर गई थी। उस वक्त उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसके माथे पर चोट भी लगी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर भी विक्रम ने सिद्धि को गोद में उठाकर चुप नहीं कराया। विक्रम वहीं सोफे पर बैठा सब देख रहा था, फिर भी उसने सिद्धि गोद में नहीं उठाया। सिद्धि रोते हुए खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई थी। इतना बोलकर देविका जी अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। देविका जी, लेकिन जब से त्रिशा इस घर में आई है, विक्रम में बहुत सारे बदलाव आए हैं। धीरे धीरे ही सही उसने अपने दोनों भाई बहन को अपना लिया है। फिर भी मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि विकी कम से कम अपने भाई बहन को तो अपना मान रहा है। मुझे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी एक दिन माँ का दर्जा देगा। इसी
इसी तरह से एक ना एक दिन नियति भी बदल जाएगी। हम विक्रम से नियति की शिकायत नहीं कभी करेंगे। आज त्रिशा ने सही किया, विकी को कुछ भी ना बता कर, नहीं तो विकी को गिल्ट होती ये जानकर कि सब उसकी ही गलती है, वरना आज नियति इस तरह से घर वालों से बिहेव नहीं करती। सिद्धार्थ मम्मी, लेकिन कब तक हम नियति दी की सच्चाई विक्रम भाई से छुपाएंगे? त्रिशा मम्मी जी सही तो कह रही हैं, विक्रम जी को कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलने देंगे, नहीं तो विक्रम जी पूरी तरह से टूट जाएंगे। रात का वक्त सभी डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ रहे थे। त्रिशा ने विधि का खाना उसके रूम में भिजवा दिया था। विक्रम नियति को डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठा हुआ नहीं देखा तो सभी से विक्रम न्यू डिनर के लिए नीचे नहीं आई है, मैं उसे बुलाकर आता हूँ। त्रिशा, अगर नियति दी अपने रूम में डिनर करना चाहती है तो आप उनके लिए रूम में ही खाना ले जाइए ना विक्रम जी। विक्रम अपने जगह से उठते हुए, नहीं त्रिशा, न्यू को हम सब के साथ बैठकर डिनर करना चाहिए। हम सब के साथ बैठेगी तो उसे सभी अच्छा लगेगा, हम सब के बारे में जानकर। दादी माँ, और फिर रूल भी तो है ही, हम सब को डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर नाश्ता करना और डिनर साथ में करना चाहिए। लंच के वक्त तो सब अपने अपने काम में रहते हैं और अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो अपने रूम में डिनर नाश्ता कर सकती है, इसलिए रूल को सभी को मानना चाहिए। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।